हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैटर का बहुत सा फेज होता है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाला भी होता है और प्लाज्मा वाला भी फेज होता है। हिप्स जो बोसोन वाला था गॉड पार्टिकल का था, ये सब पढ़ा चुके हैं। घटना चक्र में आप देखिएगा सब दिया हुआ है। और वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है, वाटर जो होता है तीनों फेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। सल्फर भी आई थिंक से होता है, देखिएगा आप। और इस तरह से होता है। और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टंग पॉइंट टेम्परेचर देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब मिला दीजिए तो न्यूक्लियस हो जाता है, या फिर इसी को न्यूक्लियंस बोल देते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, समझे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल है। रदरफोर्ड जो था अल्फा स्कैटरिंग यही दिया है। 10⁻⁻15 होगा ना तो उसको फर्मी बोलेंगे, फेम्टो नहीं, फर्मी। प्लस होगा तो 15 तब फेम्टो होता है। गामा रेज जो होता है एक्चुअली, अल्फा रेज जो होता है पॉजिटिव होता है, और गामा रेज जो होता है वो पेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा इसका होता है। और रदरफोर्ड जो है इस तरह से दिया, और सोना वाला चदरा यूज किया था। 90% गामा रेज जो था पार होकर चला गया था, समझे। तो इसलिए और दिस वे, और वहाँ पे जो था बहुत कम ही डाइवर्ट हुआ था। दैट इज़ द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव वाला जो बीच में था, जो न्यूक्लियस ठोस था उससे डिफ्लेक्ट हो गया था। तो ऐसे दिया। और गोल्डस्टीन जो है प्रोटीन को खोजा, लेकिन नाम रदरफोर्ड दिया है। और चैडविक जो होता है न्यूट्रॉन खोजा है, थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोजा है, लेकिन प्रोटॉन को कौन खोजा जी, गोल्डस्टीन, लेकिन नाम कौन दिया जी, रदरफोर्ड। एन जो होता है नो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, और इसका मास जो होता है आप देखिएगा ना तो स्लाइटली मतलब कम होता है प्रोटॉन से, 1.66 इंटू मतलब इतना, डेट इज इंटू 10⁻27 kg। और एटॉमिक वेट जो होता है कब निकल के बनता है किस एटम का वेट, तो वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जोड़िएगा तब बनेगा। एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन ही होता है। और ठीक है, आर्गन वगैरह का देखिए अब 40 होता है एटॉमिक वेट। तो दिस वे ये कंप्लीट हुआ। आइसोटोप जो होता है प्रोटॉन इक्वल होता है आइसोबारिक में जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है इसका इक्वल होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए आइसोटोनिक में इस तरह से होता है, गाढ़ा मतलब सेम हो जाएगा। कोई भी कंसंट्रेशन बना रहे हैं, कोई भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट यहाँ देखिए, एलिमेंट जो होता है एटम से मिलकर बना है, सही बात है। कंपाउंड जो होता है फिक्स रेशियो में रहता है। और बोर-बोरी ही मैंने बोर-बोरी फार्मूला है वही दिया था, 2n² के एलिमेंट वाला जो ग्रुप होता है। n का वैल्यू 1 रखिए तो k का वैल्यू बराबर 2 आ गया, यानी पहला वाला और बता रहा है ऑर्बिट। और सब सेल्स जो होता है SPDF जो होता है 2sd, मतलब s में 2 रहता है, p में 6d 14, इस तरह से ऑर्बिटल होता है। हुन्स का नियम था, बाहु का SPDF का पे लगता है। बाहु का जो नियम है ना वो SPDF पे ही लगाते हैं, और इस तरह से अरेंज करते हैं, 1s फिर 2s फिर 2p3x। तो 1s अपने आप में जाता है, फिर 2s अपने आप में, फिर 2p3s इस तरह से, फिर 3p। तो ये डायगोनली आपको ये अरेंज करना है इस तरह से। उसमें भी थोड़ा सा आपका वो है, मतलब कौन क्या नहीं भरेगा। जैसे देखिए डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना था, अभी बताएं 10 था, और एफ में 14 था, लेकिन डी 10 का आधा कर लीजिए तो क्या होगा 5, लेकिन 10 और 5 तो 5 के एक कम कीजिए, 10 का एक कम कीजिए तो 4 और 9 हुआ ना। तो 4 9 बहुत अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं फील होता है, समझे। तो कभी भी डी में 4 नहीं भर सकते, 9 नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहेगा ना, तो उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डी में 5 आ रहा है, तो इट इज़ ओके, क्योंकि ये अनस्टेबल फेज होता है, समझे। स्टेबल नहीं होता फेज। ये एफ में कभी भी 6 और 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसको आगे पीछे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो कभी भी जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4s2 भरना चाहिए था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ 3d4 भरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे एक ही भराएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए क्रोमियम की इस तरह से लिखते हैं, समझ में आया। कॉपर के इसलिए इस तरह से लिखते हैं, समझ में आया। ये सब ध्यान रखना आपको। और उसके बाद यहाँ देखिए पॉली वाला जो होता है क्वांटम नंबर बोलते हैं, विल नॉट सेम। पॉली में क्या होता है, ऑर्बिटल। उसके बाद अब यहाँ क्लोरीन का 2 8 7 होता है। तो जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हो गया उसको कोर बोलते हैं। तो 8 2 10 हो गया। दिस वे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बाई पावर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन पावर होता है, ये वैलेंसी बोल सकते हैं वही। और एटम जो होता है सबसे छोटा कण होता है मैटर का, लेकिन मॉलिक्यूल में सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रह सकता है, समझ में आ रहा है। और इस पे चार्ज नहीं होता है, और इस पे जो होता है चार्ज होता है, और इस तरह से ये होता है। और यहाँ देख सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में पोटेंशियल लगाया गया, और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में लगी एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है एक्चुअली, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो क्षमता होता है वो होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होती है ना, वो डबल इलेक्ट्रॉन को जो खींचने का क्षमता होता है वो होता है एक्चुअली। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। एटॉमिक साइज वगैरह मेटालिक होता है, या इलेक्ट्रॉन का तैयार करना, ये जब आप नीचे जाइएगा ना जैसे जैसे तो उससे एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है बताइए, वो बड़ा होता जाता है ना। ग्रुप में क्या होता है, पीरियड बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ जो सेल है वो बढ़ता है। केमिकल बॉन्डिंग देखिए आप, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, इसमें मेटल नॉन मेटल होने जरूरी है, ठीक है। NaCl MgO ये सब क्या है,
आयनिक बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दोनों नॉन मेटल होगा, जैसे CL हो गया, ये CH4, ये सब भी वही है। और जो ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ना, तो ये कमजोर होता है एक्चुअली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और लंबा होता है, समझे, और एक सिंगल बॉन्ड इसको कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे दो अगर ऐसे दिख दिया ना, तो एक सिंगल होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और एक यहाँ पे 3 लिख दिया ना, तो एक सिंगल होगा तो 2 पाई होगा, समझे। और ये कमजोर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखिए अमोनियम जो NH4 वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, समझे, इस तरह से बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का देखिए यहाँ पे सिंबल इस तरह से होता है। और क्लोरीन में इस तरह से बना, यहाँ पे देखिए जो हमें ज़रूरत नहीं था, ठीक है ना, फिर भी हम देखकर एहसान कर दिए। दिस टाइप का मतलब एक कंसेप्ट लगता है, बट सर्टिफिकेट के रूप में दिखाना पड़ेगा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम लेकर भागना में। तो ये तो मतलब अपना हिसाब से कोई इस तरह से लिखा गया, लेकिन एक्चुअली वही होता है। अब यहाँ देखिए HCl जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड का ही एग्जांपल है, और कांच पर लिखने के लिए हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। और वैन डर वाल जो बॉन्ड होता है वो कमजोर बॉन्ड एक्चुअली होता है। और लिक्विड जो होता है वो कंडक्टर है, ठीक है ना। पारा जो होता है लिक्विड होता है, और एलिमेंट है, मेटल है, समझे, और कंडक्ट करता है, कंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर में थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब पास होता है, मतलब करंट कैसे होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना। मेटल देखिए, मेटल क्या होता है, बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो घूमने की वजह से चमकता है, एक्चुअली मेटल का वजह ये होता है। नॉन मेटल जो होता है वो क्या है, इंसुलेटर है। मेटलॉइड जो होता है क्या है, सेमीकंडक्टर है। जैसे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में यूज जितना करते हैं उसमें मेटलॉइड होता है, मतलब सेमीकंडक्टर। बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, पोलोनियम, ये सब मेटलॉइड में आता है, सेमीकंडक्टर में आता है। अर्थ एलिमेंट में देखिएगा तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आर्गन, OC, अल्फी, नाका होता है, सोडियम, कैल्शियम होना चाहिए, इस तरह से। और अर्थ मेटल जो होता है, अर्थ मेटल अगर बोलेगा, मेटल बोल दिया ना, अर्थ में ये एलिमेंट है टोटल, लेकिन ऑक्सीजन, सिलिकॉन एलिमेंट थोड़ी, ये मेटल थोड़ी है, तो एल्युमिनियम से स्टार्ट हो जाएगा, समझे। और मानव शरीर में देखिएगा तो ऑक्सीजन से ज़्यादा, फिर कार्बन, तब हाइड्रोजन, तब नाइट्रोजन, इस तरह से होता है। और ये आपका कंप्लीट हुआ। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे अनसैचुरेटेड होता है, फिर सैचुरेटेड, फिर सुपर सैचुरेटेड। मैंने टेम्परेचर देखे और उसको क्या करते हैं, उसमें चीज़ों को घोलने की कोशिश करते हैं, डेट इज गैस और सॉलिड जो होता है, धुआं क्या होता है, सॉलिड होता है जो कि गैस में घुसा हुआ रहता है, इस तरह से ना। लिक्विड प्लस गैस होता है तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जैसे लिक्विड है और उसमें गैस जो होता है डिजॉल्व होता है ना। और यहाँ पे वो सॉलिड और घी जो होता है वो क्या होता है, तो इस तरह से ये घी का एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड वाला कम्बिनेशन। नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी में मात्रा इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो वॉल्यूम में ये हो जाता है, मात्रा में मतलब वही कितना वेट दिया हुआ, और ये यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालिएगा तो कितना आ जाता है, 40 आ जाता है ना, क्योंकि सोडियम का 40 है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना, नहीं सोडियम का 23 होता है, आई थिंक 11 का 23 हो जाएगा, 23 1 24 और 16, ठीक है 40। तो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट है एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। 1 मोल बराबर क्या बोल सकते हैं, इतना मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, 22.4 लीटर बोल सकते हैं, या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो ऐसे कुछ दिया हुआ कि इतना मॉलिक्यूल कितना मोल होगा, तो इतना का डिवाइड कर दीजिए एक एवोगाड्रो से, इतना में कितना मोल होगा, तो इतना को 22.4 से डिवाइड कर दीजिए तो मोल आ जाएगा, समझे। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा, तो 20 ग्राम को कितना से कीजिएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस वे आपका मोलरिटी निकल जाता है। और कोलाइड वगैरह जो होता है, या फिर ब्रोनियन जो होता है, या फिर आपका टिंडल इफेक्ट वगैरह देखने को मिलता है। और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एसिड होने के लिए हमेशा ऑक्सीजन जो होता है, कोई भी कंपाउंड में देखिएगा या कोई कुछ भी दिया हुआ कम्बिनेशन में, तो उसका 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, एसिड है, समझे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड नहीं होता, असीन होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द कार्बन जो होता है ऑन एसिड पे क्या होता है, एसिड को कमजोर कर देता है एक्चुअली। इफेक्ट ऑफ कार्बन जो होता है, कार्बन जैसे ऐड होता है ना, तो एसिड को एक्चुअली कमजोर करने की कोशिश करता है। जैसे CH3CHO, C से जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप रहता है ना, वो थोड़ा कमजोर एसिड रहता है, समझ में आया। तो इस तरह से ये आपका हो गया। उसके बाद बेस में जो होता है वो अल्कली होता है और तीखा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। और ये जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग अगर बेस देखिएगा ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और pH स्केल जो होता है वो सुरोनेशन खोजा था एक्चुअली। आप देख लीजिएगा इसका मतलब हो सकता है थोड़ा सा गलत लिखा होगा, प्रोनाउंसिएशन टॉप में 0 होता है, 7 से 14 इस तरह से। यहाँ से यहाँ के बीच में एसिड है, न्यूट्रल है, यहाँ से बेस है। pH जो होता है ब्लड का अगर आप देखिएगा तो 7.4 है, मिल्क का 6.4 है, यूरिन का 5.5 है। pH जो है pH प्लस pOH मिलाइएगा तो 14 हो जाएगा। pH जो होता है माइनस log H प्लस होता है, ये होता है आपका pH होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो वेव है। यहाँ देखिए रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो वेव दिखाई नहीं देता एक्चुअली। और ये हेनरी बैकरोल जो होता है खोजा था, इसलिए, और इसका SI यूनिट क्यूरी है, ठीक है ना। और अल्फा बीटा गामा सबसे खतरनाक होता है, यूरेनियम से अल्फा बीटा गामा निकलता है एक्चुअली। और अल्फा बीटा गामा को बैकरोल किरण कहा जाता है, ठीक है। और स्केल जो होता है मापने के लिए मशीन रेडियो एक्टिविटी के लिए, वो हम लोग GM काउंटर बोलते हैं या गोमोर काउंटर बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो भी रेडियो एक्टिविटी मतलब ये एलिमेंट होगा ना रेडियो एक्टिव, उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का जब आप रेशियो लीजिएगा ना तो 1.5 से वो ज़्यादा होना चाहिए, समझे। तो किसी का भी लीजिए, जैसे हाइड्रोजन के लीजिएगा तो नहीं ना आया जी, यहाँ पे लीजिए तो देखिए आ रहा है ना न्यूट्रॉन जो है, तो न्यूट्रॉन का यहाँ से ये मास नंबर है ना, यहाँ पे प्रोटॉन है, तो यहाँ डिवाइड माइनस कीजिए, 3 - 1 2 हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, अपन 1 ये जो प्रोटॉन है वही तो है।
तो 2/1 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का ही है ना जी, हाइड्रोजन का ही है, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो ये ट्राइटियम है। तो ट्राइटियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो हाँ है। यहाँ पे देखिए आप यूरेनियम है, तो यहाँ पे ये जो 92 दिया हुआ ना, जो प्रोटॉन है, और ऊपर जो 235 मास नंबर है, मैंने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, इसको माइनस कीजिए तो आ जाएगा न्यूट्रॉन। इस तरह से हो गया। अल्फा जो अगर देखिएगा ना, तो फोटोग्राफिक प्लेट में बहुत प्रभावित कर देता है, बहुत कम होता है एक्चुअली, स्पीड एंड पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं होता अल्फा का, और यहाँ पे ये सबसे हाई आयोनिक पावर इसका होता है, समझे। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अल्फा जो है, अल्फा को ये क्या बोलते हैं, हीलियम का डबल पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम 2/4 ये होता है, और जो बीटा होता है 1 इलेक्ट्रॉन का ये एक्चुअली होता है, इलेक्ट्रॉन 0 1 होता है। तो इस तरह से इसको दिखाया गया। तो अगर हमको मान लो अल्फा एक निकल रहा है यूरेनियम 235 बार में से, तो क्या होगा, एक्चुअली में 2 इसका कम जाएगा और 4 यहाँ से कम जाएगा, समझे, तो 231 हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से अल्फा आप निकालते हैं तो फिर इसी तरह से, लेकिन अगर बीटा निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बढ़ेगा, समझे, 92 के बाद एक जुड़ जाएगा, 93 हो जाता है, और यहाँ पे 235 चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आता, ऊपर में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि अल्फा निकलने पे क्या आएगा, बीटा निकलने पे क्या होगा। तो दिस वे आपका कंप्लीट होता है। हाफ लाइफ टाइम जो होता है T का मतलब 1/2 से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसे दिया हुआ है कि यूरेनियम का T हाफ जो है 1600 ईयर है, तो 100 kg कितने साल में 25 kg हो जाएगा। तो 100 जो है वो कितने साल में 25 kg होगा, तो T हाफ होगा, फिर 50 आ गया, फिर T हाफ होता है 25, तो 2 ही बार आया ना, तो 2 × T का हाफ कर दिए तो आपका कितना हो जाएगा, 32 साल होगा। T हाफ दिया हुआ था ना 1600। तो उसी तरह से मान लीजिए कि ये भी तो सेम है, तो ये तो पकड़ लीजिएगा। थोड़ा सा और डिफरेंस देखिए, इसमें थोड़ा देखिए, एक रेडियो एक्टिव मीटर है जिसका जिसका T हाफ जो है 12 ईयर दिया हुआ, ठीक है। इसे अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/16 करना है। तो प्रारंभिक मतलब शुरू में 1 था, अब इसका 1/16 होने में कितना समय लगेगा, तो T हाफ कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो एक बार T हाफ आया, फिर T हाफ करने पर 1/2 का, फिर 2 हाफ कीजिए तो 1/4, फिर इसका हाफ तो 1/8, फिर इसका हाफ तो 1/16। तो कितना बार T हाफ आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 गुने कितना हो जाएगा, जितना ये दिया हुआ, तो इतना टाइम लग जाएगा, 12 × 48, ठीक है। तो दिस वे ये कैलकुलेट होता है। ये आपका शॉर्ट हो गया होगा, समझ में आया होगा। एवरेज लाइफ जो होता है उसको में क्या कुछ नहीं करना रहता है, T हाफ निकाल के 1.4 से गुना कर लीजिए, वो एवरेज हाफ निकल जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसके लिए क्या होता है, जैसे अनकंट्रोल होता है हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन, और वो सूरज में होता है और हाइड्रोजन बम में होता है, इसमें जुड़ना होता है, ठीक है। फ्यूजन मतलब जुड़ना। और डिस्कवर क्या था एक्चुअली हाइड्रोजन बम को, टेलर, और फ्यूजन में क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है ना। और ये कंट्रोल और अनकंट्रोल दोनों होता है, और जैसे एटम बम वगैरह में होता है, ठीक है। और मतलब पोटासियम आयोडाइड खा लिया जाता है गला जलने पे, एक्चुअली एक्सरे से बच जाओगे। तो दिस वे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एटम बॉम्ब जो होता है 6 अगस्त 1945 को, जैसे यूरेनियम का जो था हिरोशिमा पे लिटिल बॉय जिसको बोलते थे, और फेंका गया था, फोड़ा गया था। और 9 अगस्त 1945 को ब्लास्ट हुआ था पोलोनियम वाला नागासाकी पे, जिसको फैटमैन बोला गया था। और ये इस तरह से होता है। यूरेनियम जो होता है उसको येलो केक भी बोलते हैं, आशा का ईंधन है यूरेनियम। और ये न्यूट्रॉन जो होता है निकलता है, और तो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है कौन, तो बोरॉन और कैडमियम। लेकिन स्पीड को कम करने के लिए DTO और ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, समझे। और ग्रेफाइट जो इस्तेमाल करते हैं तो एटॉमिक मतलब ऐसे पैल, DTO वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह में इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा आपको देखना तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट जो लगा था वो तारापुर महाराष्ट्र में लगा था। एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन बम देखिए आप, न्यूट्रॉन बम जो होता है जहरीला है एक्चुअली, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पे घटा देता है, केवल जीव जंतु मरता है, इसे इस तरह से किया जाता है। कैटलिस्ट जो होता है भाग नहीं लेता है, रिएक्शन की गति को बढ़ाता है या घटाता है एक्चुअली। और वनस्पति घी वाला निकेल का कैटलिस्ट यूज होता है, अमोनिया वगैरह। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए उष्मा क्षेपी जो होता है, एक्सोथर्मिक जो जिसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे इसमें उष्मा बाहर निकलता है, समझिए, इसलिए पानी को गर्म हो जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें डालिएगा ना वाटर में कार्बन, तो पानी गर्म हो जाएगा, समझे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है कि उष्मा को सोख लेता है, मतलब जैसे इसमें क्या हो जाता है, चीज़ें गर्म नहीं होगा, ये रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे वाटर में अगर शुगर डालिए, ठीक है, ग्लूकोज डालिए तो वो ठंडा करेगा, C/H/SO11 हो गया। तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है। और यहाँ पे ये आपका सॉर्टेड हुआ। यहाँ पे देखिए चार्ल्स टीवी देख रहा है, जैसे ये तो थोड़ा ये बनाया हुआ है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। तो चार्ल्स का नियम जो है तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के बनाया जाता है। बॉयल्स के लिए क्या होता है, VIP बॉय। तो उस तरह से वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। और ये होता है T, अगर टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे यहाँ पे देखिए ये तीनों का कम्बिनेशन बनाइएगा ना तो यही बनता है PV/T। तो ये बराबर इतना होगा। कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ तो आप बना सकते हैं, इस तरह से दिया तो ये निकालना है, तो ये लगा के आप निकाल सकते हैं। समझ में आया। एवोगाड्रो का नियम क्या बोलता है कि जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका क्या कण की जो संख्या है उसके बराबर होगी, तो वो आप डिवाइड करके फिर बना सकते हैं, यानी V/N कर दीजिएगा तो इधर भी V/N बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो उस हिसाब से इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। V = nRT होता है, जहाँ पे क्या होता है STP और NTP जो होता है उस पर लगा दो, ये फार्मूला लगता है मतलब। और यहाँ पे nRT यानी इन मोल की संख्या, R जो होता है गैस का कॉन्स्टेंट या वैल्यू याद रखना होगा। 8 पॉइंट या नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो याद रखना होगा निकालने के लिए, 8.314 जूल
पर मोल केल्विन, केल्विन पे टेम्परेचर यहाँ लेना रहता है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है और ये लगा देना है। वहाँ पे देखिए ग्राहम का डिफ्यूजन ला, हल्की गैस ज़्यादा फैलता है एक्चुअली, और इन कंपेयर वाली गैस। तो वॉल्यूम जो होता है ना वो इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होता है 1 मॉलिक्यूलर वेट का, तो इस तरह से होता है। और तो इस तरह से भी आप दूसरा में लगाना होगा ना तो यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। डाल्टन का जो है आंशिक दबाव है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे डिस्टिलेशन जो होता है घुलनशील होता है, घुलनशील के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, टेम्परेचर 2 अलग अलग रहेगा तब लगाते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह के लिए। और मेटलर्जी में धातु को प्राप्त करने का ये तरीका होता है। और यहाँ पे रोस्टिंग वगैरह क्या होता है, वही रहता है, ठीक है, एयर रहेगा, लेकिन गर्म इतना खूब गर्म किया जाता है इसमें, लेकिन इतना गर्म करते हैं ना कि थोड़ा रेड हो जाता है एकदम फुल, ठीक है ना, बट गलने नहीं दिया जाता। और फिर उसको मतलब पीट पाट के उसको हटा दिया जाता है, ऊपर वाला जो भी रेड हुआ तो इजीली हट जाएगा ना, समझे, इस तरह से होता है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हवा ना के बराबर होता है, समझे, नहीं होता समझो। तो इस तरह से इसमें होता है 90% गंदगी इस तरह से साफ़ कर लिया जाता है। इसको हम पढ़ाएं अच्छे से, जाके देखिएगा 10th वाला NCERT को मैं कवर किया हूँ, CBSE वाला। यहाँ पे एरोप्लेन में थर्मोमीटर नहीं ले जा सकते हैं एक्चुअली। फ्लक्स मिला देते हैं तो क्या होता है, कोर की इम्प्योरिटी दूर करने के लिए एक्चुअली ऐसा किया जाता है। और मैट्रिक्स बोल सकते हैं या गैंग बोल सकते हैं। तो स्लैग जो होता है मैट्रिक्स, गैंग या फ्लक्स इस तरह से होता है। और ये जो SiO2 या फिर मिट्टी के रूप में गंदगी होती है, सो कैल्शियम CO यानी चूना जो होता है मिलाकर उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो दिस वे ये होता है इस्तेमाल, समझे। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे फ्लक्स की तरह काम करते हैं यहाँ पे। और L2O3 2H2O बॉक्साइड बोलते हैं, लेकिन L2O3 इंटू खाली वाटर रहेगा ना तो डैशपोर बोलते हैं, लेकिन L2O3 सिर्फ रहेगा ना तो कोरंडम बोलते हैं, समझे। क्रायोलाइट तो Na3LF6 होता है, वाइट कलर का पाउडर है एक्चुअली। अगलेना के लिए सोनार यूज करता है, गलाने के लिए एक्चुअली क्रायोलाइट इस्तेमाल करता है सोनार। और एल्युमिनियम फॉयल होता है स्वीट पे, एल्युमिनियम पे जितना जंग लगेगा ना उतना वो मजबूत होगा, ठीक है। और कॉपर का ही एक्चुअली सब और है क्यूपरेट, जिसको Cu2O बोलते हैं, और चाल्कोसाइड भी है इसी का। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए जिप्सम जो होता है CaSO4 × 2H2O हो गया। और कैल्शियम का और होता है एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है। देखिए जिप्सम में थोड़ा ज़्यादा होता है, 2 वाटर होता है, इसमें हाफ होता है। सोरा जो होता है इसको KNO3 बोलते हैं, Na2 का चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। और चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। गैलेना PbS होता है, सिनाबार HgS होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, आयरन पैराइट FeH2, इसका मूर्ख का सोना बोलते हैं। ये हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। आशा का ईंधन यूरेनियम होता है। हेमेटाइट होता है Fe2O3 लोहा। ये देखिए एलॉय, उसके बाद हम आपको बताते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।